नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और 14 मई के लिए जो क्लासेस चल रही हैं आपकी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो उसी में जो है आज भारतीय संविधान का जो राष्ट्रीय प्रतीक वाला चैप्टर है, उससे हम लोग जो है कुछ सारे तथ्य पढ़ेंगे। हम लोग 8-10 फैक्ट हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए एक भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस लिहाज से जब एक एक नंबर पे गला काट प्रतियोगिता होती है, अब आप एक चीज सोचिए, 150 प्रश्न का प्रश्न पत्र होता है, 150 प्रश्न होते हैं, उसमें 10 से 12 प्रश्न हमेशा डाउट में रहते हैं। ठीक, तो उनको हटा ही देना है। बचे 135, 135 मान लीजिए, 135 में आपको 90 प्रश्न करने ही करने हैं हर हाल में। यदि आपको प्रॉपरली मेंस की तैयारी, जिस दिन आपका प्री एग्जाम कंप्लीट हुआ और मेंस की एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करनी है, तो प्री के एग्जाम की जैसे खत्म हुआ 1 या 2 दिन रेस्ट करके अगर आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं विधिवत रूप में, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 90 प्लस करना ही होगा। ठीक, तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए। तो हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं अरे राष्ट्रीय प्रतीक वाला चैप्टर 24 जनवरी और 26 जनवरी में अंतर वहां डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आप महान चाहे जितना बनिए, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अथवा नहीं? ये तो आयोग डिसाइड करेगा। और वो थोड़ा सा गेम खेल देगा, 24 जनवरी और 26 जनवरी में आप वहां पे घूमते रह जाएंगे। इसलिए हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और आपको फिर बता रहा हूं, करेंट अफेयर्स, संविधान, इतिहास, भूगोल और विज्ञान, ये 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट वैसे मैं कंप्लीट तो सारे करवाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं चाहे रात भर जागूं, रात भर जाग कर आपको लंबे लंबे वीडियो दूं, लेकिन आपकी तैयारी में पूरी करवाऊंगा। ये बात आप मान के चलिए। 14 मई को आप जब जाएंगे तो आपके पूरे सब्जेक्ट आपको इसी क्लासेस परीक्षा जंक्शन के इसी यूट्यूब वीडियो पर मिलेंगे आपको। जिसने तैयारी हमारे साथ की, 14 मई को शाम को मिलिएगा आप हमारे। सीसैट विसैट की तैयारी तो हम नहीं करवाएंगे, इसलिए नहीं करवाएंगे, करवाने के लिए करवा सकते हैं, लेकिन उतना समय हमको मिलेगा नहीं। इसलिए वादा उतना ही करते हैं जितना हम पूरा कर पाए। आप बस इस चैनल को फॉलो करते रहिए, अपने दोस्तों तक भी इसको प्रसारित कर दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं। फालतू की भीड़ बढ़ाने की कोई आवश्यकता यहाँ नहीं है। जो तैयारी कर रहे हैं कि 14 मई के लिए यदि डेडिकेटेड है, तो आप हमारे साथ हो लीजिए। और 14 मई की शाम को हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर लाइव आऊंगा कि आखिर कितने प्रश्न आप करने में सक्षम हुए। आपका टारगेट 90 प्लस प्रश्न का होना चाहिए। 90, मात्र 90, 90 प्रश्न हमको श्योर सक्सेस, हमको मतलब सक्सेस पाने के लिए 90 प्रश्न हमारे पास हाथ में होने ही चाहिए। ठीक, वार्ता हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन आपको बता रहे हैं ये 90 प्रश्न करने के लिए आपको 5 सब्जेक्ट पर पूरा पूरा फोकस करना है। बाकी छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बहुत कुछ पता है, पर्यावरण के बारे में बहुत ज्यादा 5 पन्नों के फैक्ट दे दूंगा, आप रट डालिएगा, आपका हो जाएगा 5 से 7 पन्ने, बहुत ज्यादा, उतने में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक, और बाकी 5 सब्जेक्ट मैं जिस हिसाब से करवा रहा हूं दोस्तों, करते जाइए। कोई भी चैप्टर को ये मत समझिए कि ये जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर ये मत समझिए कि आसान है, क्योंकि छोटे से में ही आपको आयोग घुमा देगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा कैलेंडर जो है आपका, जो भारतीय कैलेंडर है, कौन से किस किस संवत पर आधारित है, शक या विक्रमी संवत पर, कब आपने इसको अपनाया, आप इसमें ही फंस जाएंगे। बहुत बड़ी बात तो मैं नहीं करता हूँ, ये प्रश्न आया है यूपी से 2019 में। ठीक है ना, चलिए अगली बात करते हैं। आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है आज राष्ट्रीय प्रतीक। तो सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे जो इंपॉर्टेंट है भारतीय ध्वज है। सबको पता होगा 3:2 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, 3 लंबाई और 2 अनुपात चौड़ाई का। ठीक है ना, ये 30 मीटर लंबा ध्वज है तो 20 मीटर चौड़ा ध्वज होना चाहिए। मतलब 30 मीटर लंबाई है तो 20 मीटर चौड़ाई उसकी होनी चाहिए। इसमें 3 रंग है, दुनिया को पता है। यदि आपको नहीं पता है तो एक बार आपको अपनी देशभक्ति पर हो सकता है बिलीव ना हो। केसरिया, सफेद और हरी पट्टी। केसरिया किस चीज का प्रतीक है? साहस का प्रदर्शन यहाँ लिखा है हमने, लेकिन साहस और बलिदान का प्रदर्शन होता है। श्वेत शांति और सच्चाई का प्रतीक होता है, और हरी उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक होता है, सबको पता होगा। इसमें जो 24 तीलियां हैं, ये गतिशीलता का प्रतीक है। अगर ये इसलिए झंडे में रखा गया
कि यदि ये चक्र रुक गया तो समझिए मानव का विकास, भारत देश के मानव का विकास रुक गया। और आदमी जो है अपना विकास अगर रुक गया तो आदमी मरे के समान हो गया, मतलब मृतक हो गया वो। देश एक तरह से देखिएगा एकदम सुप्तावस्था में चला जाएगा यदि ये चक्र की गतिशीलता रुक जाएगी। इसलिए चक्र गतिशीलता का निरंतर चलते रहने का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है। इसलिए और 24 तीलियां हैं इस चक्र में। कितनी? रंग सब लोग जानते हैं, नीला रंग होता है इसका। इसको इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है, सबको पता होता है। गलती कर दे तो आप समझ लीजिए यहां गलती कर सकते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई में 3:2 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें कि आप लोग जो आप स्वरूप देख रहे हैं ना अपने भारत, मतलब भारतीय झंडे का, ये स्वरूप एक्चुअल में नहीं रहा। पहले अपना जो आज 3 रंग और बीच में चक्र का जो ये स्वरूप आप देखते हैं, इस स्वरूप से पहले काफी स्वरूप आ चुके थे। मैडम भीकाजी कामा ने जो झंडे का स्वरूप का प्रदर्शन किया था, आप समझ लीजिए कि आप हो सकता है देखे ही ना हो, गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा। डिजिटल बोर्ड होता तो मैं यही दिखा देता। फिर उसके बाद 1931, 19 मतलब बहुत सारे परिवर्तन हुए, लगभग 4 से 5 परिवर्तन हुए। और 1931 में जो झंडा आपका आया था वो 3 चक्र, 3 तो ये थे ही थे रंग, और उसमें बीच में चरखा था, ना कि चक्र था। चरखा और चक्र में अंतर था, ठीक है ना। चरखा गांधी जी का जो सूत काटने का प्रतीक था, लेकिन चक्र गतिशीलता का प्रतीक है। ये अशोक के सारनाथ से लिया गया है, ठीक है ना। सारनाथ में जो सारनाथ की अनुकृति है, अशोक स्तंभ, वहां से लिया गया चक्र, ठीक है ना। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा, 4 से 5 स्वरूप आपको मिलेंगे। और लास्ट में जो आपका 22 जुलाई सन 1947 को एक थे पिंगली वेंकैया, क्या नाम था इनका? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने अंतिम स्वरूप ध्वज का तैयार किया, और वो 22 जुलाई 1947 को, ये डेट दोस्तों मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि आपका झंडा जो है किस तारीख को स्वीकृत किया गया। 22 जुलाई 1947 को जो आज आप लोग वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, ये अंगीकृत कब? 22 जुलाई 1947 को। बनाने वाले कौन थे? पिंगली वेंकैया, ठीक है। भारत का जो राज्य चिन्ह है वो सारनाथ की अनुकृति अशोक स्तंभ से ली गई है। अब ये तो आपको सबको पता होगा, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, इसको मत भूलिएगा। जो राज्य चिन्ह है, भारत का राज्य चिन्ह है, वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आप गलती कहां करोगे? आप 24 जनवरी और 26 जनवरी में वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा, भारत का जो राज्य चिन्ह है वो 26 जनवरी 1950 को, 1950 को अपनाया गया, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो राज्य चिन्ह के नीचे जो मुंडको, ये जो लिपि लिखी गई है, जो भाषा लिखी गई है, सत्यमेव जयते, वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और वो कहां से ली गई है? मुंडको उपनिषद से ली गई है, मुंडको उपनिषद से ली गई है, ठीक। इतना भी आप लोगों को पता होगा। आप कंफ्यूजन कहां कर क्रिएट होगी आपको? देवनागरी लिपि। अच्छा, एक चीज आपको बता दे दोस्त, आप लोग जो है इस चैप्टर से भली बात परिचित होंगे, हो सकता है कुछ लोग आधे से ही स्किप कर जाएं। एक आपको बताएं, हमने गलती की थी, इसलिए हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि स्किप मत करिएगा इस चीज को। आप गलती कहाँ करें? आपको लगेगा कि हम बचपन में पढ़ चुके हैं चीजें, लेकिन आप गलती कहाँ करेंगे? आप गलती यहां करेंगे कि आप लिपि, खरोष्ठी लिपि कुछ लोग लगाएंगे इसको आंसर में, ठीक है। तो ध्यान रखना, देवनागरी लिपि। ये प्लस चैप्टर आप इसलिए पढ़िए ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है ना। तो देवनागरी लिपि और मुंडकोपनिषद। आप अगली जो फैक्ट है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा? भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, दुनिया को पता है, आपको भी पता है। ये किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी से 2 दिवस पहले 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। यहां कंफ्यूज हो सकते हैं, 26 जनवरी नहीं है, 24 जनवरी है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? भारत का राष्ट्रगान। और जो राज्य चिन्ह है वो 26 जनवरी, 2 दिन बाद। तो राष्ट्रगान और राज्य चिन्ह के बीच में 2 दिवसों का अंतर है। राज्य चिन्ह 2 दिन बाद और राष्ट्रगान 2 दिन पहले ये अंगीकृत किए गए थे, ठीक। 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था। कलकत्ता अधिवेशन, और जब अधिवेशन कंप्लीट हुआ तो सभी लोग खड़े हो गए और जन गण मन का जो है घोष हुआ। तभी कब? 27 दिसंबर 1911 को। ये डेट मत भूलिएगा। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है दोस्त, मैं समझाऊंगा, इसमें क्या समझा दूं? डेट समझा दूं? डेट समझाने वाली कोई चीज नहीं है।
इसमें डेट याद करनी है, आपको दिमाग में रखनी है कि भारत का राष्ट्रगान 1911। और आपको और बता दें, अब 1911 आपको नहीं फंसाएगा। अब जो प्रश्न नया डिजाइन होने वाला है वो 27 दिसंबर में डिजाइन होने वाला है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अगला 1-2 साल में आपको जो प्रश्न पत्र में प्रश्न दिखेगा वो 27 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी ऐसे प्रश्न आएगा, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर। तो आप ध्यान रखिएगा 27 दिसंबर 1911 को ये सबसे पहले गाया गया, और वो अधिवेशन कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, ठीक है ना। अगली बात करते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में आनंद मठ से लिया गया है, और ये आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति है आनंद मठ, और उसी आनंद मठ में वंदे मातरम लिखा गया। ठीक, अगली बात करते हैं, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। कब, किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, और 22 मार्च 1957 को ये अपनाया गया। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 22 मार्च 1957 को। आपके यूपी सेशन 2019 में प्रश्न पूछा गया था कि कूट में प्रश्न पूछा गया था, भारत का जो कैलेंडर है वो विक्रमी संवत पर आधारित है। पहला कूट था, और दूसरा कूट था कि भारत का जो कैलेंडर है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। सब उसमें ढेर हो गए थे उस प्रश्न में। क्या होना चाहिए? दोनों स्टेटमेंट गलत है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं था। शक संवत पर आधारित है, और 22 मार्च 1957 को ये अपनाया गया है। ठीक, अगली बात करते हैं, गंगा नदी सबको पता है कि राष्ट्रीय नदी है, लेकिन किस वर्ष राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है? शायद ही कुछ ही लोग पता हो, सन 2008 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्त, इनको आप क्यों याद रखेंगे? इसलिए याद रखेंगे क्योंकि एक एक प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, और ये चैप्टर आपके जो है सिलेबस में भी डिफाइंड है, राष्ट्रीय प्रतीक। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। इसमें 1-2 बार आप पढ़ेंगे और मनन करिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। 24 जनवरी 26 जनवरी में गलती हो सकती है, ठीक है। 1896 1911 में गड़बड़ी हो सकती है, 1911 के साथ 27 दिसंबर में गड़बड़ी हो सकती है। तो राष्ट्रगान के साथ 1911 आएगा, और राष्ट्रीय गीत के साथ 1896 आएगा। बहुत लोग कंफ्यूजन में ये भी गलत कराएंगे एग्जाम में, ये भी बता दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इस चैप्टर को स्किप मत करिएगा, याद जरूर करिएगा, देख जरूर लीजिएगा। अगर आपको श्योर सफलता चाहिए तो किसी भी पॉइंट पर आप गलती मत करिएगा, नहीं तो आपसे बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। छोटी सी गलती आपके बहुत बड़े पूरा साल बर्बाद कर देगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।